विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं। मैं सिर्फ दो बातों को पर जोर देना चाहता हूं। एक कि 10 साल पहले भारत की राजनीति में उदासीनता थी। 10 साल पहले भारत की राजनीति में साधारण मानव, साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति यह मान चुका था कि कुछ नहीं बदलने वाला है। यह मान चुका था कि हम पीछे रहने वाले लोग हैं। यह मान चुका था कि हमें पीछे ही रहना हमारी किस्मत में लिखा है, कुछ नहीं बदलेगा। यह साधारण मनुष्य की 10 साल पहले की राजनीतिक सोच हुआ करती थी। लेकिन 10 साल के अथक प्रयास के बाद, मोदी जी की कड़ी मेहनत के कारण, उनकी दूरदृष्टि के कारण, उनके देश के प्रति समर्पण के कारण, उनके नेतृत्व क्षमता के कारण आज साधारण मनुष्य ये बोलने लगा है कि भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहेगा। इस संकल्प के साथ चल पड़ा। ये आज बदलती तस्वीर हमको देखने को मिलती है। दूसरी, हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस के जमाने में फूट डालो, राज करो, धर्म के नाम पर राजनीति करो, जाति के नाम पर राजनीति करो, इलाके के नाम पर राजनीति करो, पहाड़ और मैदान के फर्क को करके राजनीति करो, जाति को जाति से लड़ाई करके राजनीति करो, और वोट बैंक की राजनीति तुष्टीकरण करो। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति करो, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ। और अब तो सैम पित्रोदा ने तो भारत देश के लोगों को चमड़ी के आधार पर भी विभाजित करने की योजना बना ली। ऐसे में मोदी जी ने एक ही नारे से राजनीति की संस्कृति बदल डाली, परिभाषा बदल डाली, चाल चलन बदल डाला, तौर तरीका बदल डाला, और वो था विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सब बराबर। और मंत्र क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज मुझे खुशी है, यहां चर्चा हो रही थी, आज बदलता भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर से 3रे नंबर की ओर बढ़ रहा है, ब्रिटेन को पिछाड़ चुका है। हम दवाइयों में दुनिया में सबसे बड़ी डिस्पेंसरी बन गए हैं, दवाई मैन्युफैक्चरिंग में, पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए हैं, स्टील में हम 2रे नंबर पर खड़े हैं। आज भारत पिछलग्गू भारत नहीं है, आज भारत आगे दौड़ने वाला भारत मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। यह हमको समझना है। कोरोना के आपदा में दुनिया नेतृत्व नहीं दे पाई, अमेरिका फैसला नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, रशिया फैसला नहीं कर पाया, जापान फैसला नहीं कर पाया, चीन फैसला नहीं कर पाया। ये फैसला नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है कि अर्थ जरूरी है। और ऐसे में हमारे मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है, और कड़ाई से लॉकडाउन लगाया। 2 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, और उसके बाद फिर कहा, जान भी है और जहान भी है। यानी दुनिया को नेतृत्व दिया कोरोना के आपदा में। मैं एक बात जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं प्रदेश का भी और देश का भी। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लगे। अपने देश में टेटनस की दवा को आने में 30 साल लगे।
अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 29 साल लगे। अपने देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा को आने में 100 साल लगे, 100 साल। 1906 में आ गई थी दवाई, 2006 में भारत में आई, लेकिन पहला कोरोना का केस 2020 की जनवरी 27 को आया। मोदी जी ने 20 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को कोरोना से बचाने का काम किया। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 220 करोड़ डोज, डबल डोज, 220 करोड़ डोज, डबल डोज। 48 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवाई दी। हमने अपनी वैक्सीन 100 देशों तक पहुंचाई। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत बन गया, देने वाला भारत बन गया। ये हमारी जरूरत। अभी सुरक्षा की बात हुई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा की। हमारे फौजी भाई है, मंडी से बड़ी संख्या में जाते हैं, कोई पुंछ में, कोई राजौरी में, कोई उरी में, इन सारे सेक्टरों में जाकर के, कोई अरुणाचल प्रदेश में देश की रक्षा करते हैं। मुझे याद है यूपीए के जमाने में गोली चलती थी और हम लोगों को कहा जाता था कि तुम रिपोर्ट करो। हमारा फौजी पुंछ से रिपोर्ट करता था चंडी मंदिर रिपोर्ट करता था दिल्ली को, जवाब नहीं आता था, हफ्ते बीत जाते थे। ये मोदी जी की सरकार है जिसमें ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, कहीं से भी गोली चले, जब तक गोली चलाने वाले को शांत न कर दो तब तक वापस नहीं आना। इस तरीके का आज बना है। अभी चर्चा हो रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की, उरी की घटना घटी। कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम घर में घुसकर जवाब देंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुसकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। पुलवामा की घटना घटी, कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये शब्द नहीं कहे जो उन्होंने कहे। मोदी जी ने क्या कहा? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके उनके सारे कैंप ध्वस्त कर दिए और पाकिस्तान देखता रह गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। क्या देश बना दिया था? बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। हम राफेल जहाज का बेड़ा नहीं खरीद पाए। हमारे पास एम्यूनिशन की कमी होती चली गई, हमने खरीद कर नहीं की। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत आज डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। अब हम ले नहीं रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो या विकास का विषय हो या देश की आर्थिक नीति का सवाल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। आज 56,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिक चुकी है। और अभी जयराम जी कह रहे थे कि मंडी तक रेल आएगी। मंडी तक रेल नहीं आएगी, मंडी तक रेल भी आएगी और प्लेन भी आएगा, हवाई जहाज भी आएगा। यह भी आपने याद रखना। लेकिन याद रखना मित्रों, गांव-गांव जाके बता दो, 1 तारीख को सही समय पर सही फैसला, सही उंगली कमल के निशान पर दबनी चाहिए, तब आ जाकर के ये सारी बातें होंगी। विकास ऐसे नहीं होता, आपको तय करना पड़ता है। छोटी बातों से निकल करके बड़ी बातों के बारे में सोचना पड़ता है। देश और इलाके के परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ता है। हिमाचल के लोगों ने प्रदेश की चुनाव में गलती की, आज शिवधाम वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आज आपने गलती की उस समय, उसका नतीजा यह है कि आज भारत सरकार आपकी मदद के लिए भी आता है, तब भी बीच में रोड़े का काम प्रदेश सरकार करती है, रोड़े का काम करती है, रोड़ा अटकाती है।
मैं कौन कौन सी बातें आपके सामने रखूं, मैं आपको लेकिन बताना चाहता हूं, तारीख के साथ बताना चाहता हूं। आपदा आई थी और मेरे पत्रकार बंधु नोट कर ले, जब आपदा आई थी तो 10 जुलाई को 190 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मैं लेकर के आया था। जब आपदा आई थी तो 14 जुलाई को 180 करोड़ फिर से हम लेकर के आए थे। और जब आपदा आई थी तो 1 अगस्त को हम फिर से 400 करोड़ रुपए लेकर के हिमाचल को दिया था। और जब आपदा आई थी तो 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए दिए थे। और दिसंबर 12 तारीख को फिर से हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने 600 करोड़ आपदा राहत में दिए थे। 600 करोड़, कुल मिलाकर के 1782 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ग्रामीण सड़क के लिए 2700 किलोमीटर की ग्रामीण गांवों को सड़क बनाने के लिए भी पैसा दिया गया। लेकिन मैं यहां आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेसी भाइयों ने, ये वो सरकार है जो अंधा बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे। ये सरकार बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसियों को दे। ये नहीं विश्वास करते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये ऐसे हैं, इनको कुछ मिल जाए तो ये पंसारी बन जाते हैं। इनको केंद्र से राहत मिली तो उसमें भी न्यायपूर्वक ढंग से उसको कार्य को नहीं किया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ये बैकडोर की दृष्टि से ये बैक गियर की सरकार है जो आज चल रही है प्रदेश में। और जब मैं बैक गियर बोलता हूं तो आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार बंधु नोट कर लें, 900 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बंद हुए हैं, 900 जो डी नोटिफाई हुए, 620 गवर्नमेंट ऑफिसेस, 19 डिग्री कॉलेज, 286 स्कूल और आपका शिवधाम प्रोजेक्ट, ये सारे को रोकने का काम किया है। तो यह काम यहां की सरकार ने किया है। आज मुझे हंसी आ रही थी, हाईकोर्ट में कुछ फैसला होने वाला था। हमारे 3 विधायक रेजिग्नेशन देकर के, इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और यह सरकार उनको इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है। ये कैसा राज हो गया? ये वैसा राज हो गया जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। मित्रों, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सी चर्चा मेरी पूर्व वक्ताओं ने की है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये इंडिया अलायंस है क्या? ये घमंडिया गठबंधन है क्या? हमारे विरोध में लड़ने वाले लोग हैं कौन? ये वो हैं सारी पार्टियां जो परिवारवाद से ग्रसित हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ लाल किले के प्राचीर से, और ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, बचाना है क्या भ्रष्टाचारियों को? जरा जोर से बोलो, बचाना है भ्रष्टाचारियों को? ये सारी परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल परिवार की पार्टी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, बीना परिवार की पार्टी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी, उदयनिधि स्टालिन, करुणानिधि परिवार की पार्टी, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी। ये सभी लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी।
इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने परिवार को बचाने वाली पार्टियां हैं, याद रखना। और दूसरी बात, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां, सब भ्रष्टाचारी पार्टी। बताओ कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा हां करके बताओ, किया था कि नहीं किया था? आप बताओ कांग्रेस ने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? अखिलेश ने गोमती रिवरफ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लैपटॉप घोटाला किया है कि नहीं किया है? अनाज का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू ने जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए ममता के लोगों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए डीएमके के नेताओं ने वहां पर अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। आप बताओ सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो भैया। आप बताओ राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ ये कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ के कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताओ डीएमके के नेता मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग, और ये आपका वोट मांगने आ रहे हैं। पहले जाति के नाम पर वोट मांगा, अब धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी एक संविधान लेके घूमता है, ये संविधान, ये संविधान। अरे जरा अंदर पढ़ भी तो लो, पढ़ तो लो भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और सारे सनातनी मिलकर और सारे विद्वता से भरपूर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने कई दिनों तक डिस्कशन करने के बाद तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। और ये राहुल गांधी दलितों के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर, हमारे ट्राइबल भाई आदिवासियों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। हमारे पिछड़ों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। बोलो ये डाका डालने दोगे क्या? डाका डालने दोगे क्या? ये सब लोग धर्म के नाम पर आज आंध्र प्रदेश में 4 बार कोशिश की, कर्नाटक में धर्म के नाम पर आरक्षण करने की कोशिश की, और अब ये संविधान को बदलकर दलितों के अधिकार पर डाका डालना चाहते हैं। जाति को जाति से लड़ाना चाहते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाना चाहते हैं। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने देना चाहिए क्या? मित्रों, मैं एक बात इसीलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। आप सब लोगों ने तो मन बना लिया है, लेकिन घर घर जाकर के बोलिए कि हमको कंगना जी को जिताना है। और मैं कंगना जी के बारे में आपको बोलना चाहूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने कंगना जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये हिमाचल की बेटी, ये हमारी बहन, ये छोटी घटना नहीं है। जिन्होंने एक पहाड़ी छोटे से राज्य से निकलकर देश में और दुनिया में कला के जगत में अपने आप को स्थापित किया है, इस बात का हम सबको गौरव है।
ये हमारे लिए गौरव का विषय है, ये गौरवान्वित करता है। हमारे पहाड़ी भाई जब कालका से आगे बढ़ते हैं ना, और जब स्वार घाट से नीचे उतरते हैं ना, तब हमारे पहाड़ी भाइयों को दुनिया समझ में आती है कि दुनिया कितनी कठोर हो जाती है, कैसी हो जाती है, क्या क्या कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी कठिनाई से जीना पड़ता है। हम सब देवलोक में रहने वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको देवभूमि में रहने का सौभाग्य मिला। जब हम उन प्रांतों को देखते हैं जहां कंपटीशन होता है और उसमें जाकर के देश में, दुनिया में, कला के जगत में अपने आप को हिमाचल की बेटी ने स्थापित किया है, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है और इसको हमको ध्यान से रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सांसद आपके आशीर्वाद से बनेंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा, मंडी की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि कंगना जी सांसद के नाते देश में, संसद में मंडी का नाम हमेशा रोशन करती रहेंगी और आगे बढ़ाएंगी, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप घर घर जाएं, गांव-गांव जाएं, सबको बताएं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करके अच्छी चर्चा को गलत दिशा में ले जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मंडी जिला में भी अगर विकास का कोई पत्थर रखा गया है तो वो तब रखा गया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हिमाचल में भी कोई पत्थर रखा गया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कोई काम नहीं गिना सकती है कांग्रेस पार्टी, और ऐसे लोगों को आराम देने की जरूरत है और हमें काम देने की जरूरत है। कंगना जी को जिताइए, चारों लोकसभा लाइए और इसके साथ साथ 6 विधानसभा भी जीत हासिल करिए। आगे हमारा निशाना कुछ और भी है, उसको भी हमको आगे पूरा करना है।